गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का हम लोग का जो क्लास होगा पंचायती राज व्यवस्था। मैंने अपने कल की क्लास में बताया था आपको कि आज हम लोग की जो क्लास होगी वो पंचायती राज व्यवस्था की होगी। इसके पहले मैंने आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन इसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे जिसके हमें 3 नाम मिलते हैं। ठीक है, पहला नाम हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, दूसरा नाम हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन और तीसरा नाम हम जानते हैं इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो देखें हम लोग बच्चों इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले डालते हैं और नाम होगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था हम लोग का आज का चैप्टर होगा। एक मिनट। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था हम लोग का आज का चैप्टर होगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पंचायती राज व्यवस्था को। तो अब बच्चों देखो, थोड़ा सा 2 मिनट आप मेरी बातों को सुनना। सुनने के बाद ये बात काफी क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का सपना था, ठीक है, कि गांवों का विकास तेजी से हो। ठीक है, और महात्मा गांधी का ही ये कथन है कि भारत गांव में बसता है। ठीक है, गांव में बसता है, तो गांव का डेवलपमेंट होना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो गांधी के सपने को ही साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, अनुच्छेद 40 को सम्मिलित किया था, जिसमें मैंने बताया था ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, आप नीति निर्देशक तत्व वाला पॉइंट जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक, तो अब गांव के विकास की बात गांधी कर रहे थे। इधर गांधी की डेथ हो जाती है तो गांधी के आदर्श संविधान में शामिल हुए। अब जब शामिल होता है तो गांव के डेवलपमेंट के लिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू गांवों के विकास के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बच्चों सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू कब हुआ? महात्मा गांधी के जन्म पे। कब? 2 अक्टूबर को शुरू होता है। 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसको हम कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट हुआ, तो अब स्टार्ट ये होता क्यों है? ठीक, अब इसको समझने की जरूरत है। बच्चों देखो, है क्या कि हमारे राज्य, हमारे जिला, ठीक है, हमारे देश, इसके विकास के लिए हम लोग देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी भारतीय संविधान में हमको मिले हुए हैं। ठीक है, हमारे देश में मौजूद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक। ये क्यों हैं? ये हमारे आपके विकास के लिए हैं। ठीक है, विकास के लिए। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम 2 व्यक्तियों को देखें, एक सांसद, दूसरा विधायक। ठीक है, आप मान लो कोई एक गांव है। ठीक है, एक गांव है। अब उस गांव की बहुत अंदर गांव में जाने पे नालियां टूटी हुई हैं। ठीक है, लाइट नहीं, ऊपर जो है रोड लाइट जो है वो नहीं सही है। ठीक, स्ट्रीट लाइट नहीं सही है। तो अब वहां तक क्या एक जो डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का जो सांसद है, क्या उस छोटे से गांव में, उस गली में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्या वहां के लोग प्रॉपर उस सांसद से मुलाकात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, यही कंडीशन विधायक के साथ भी है। विधायक अगर है तो क्या उससे प्रॉपर मुलाकात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या विधायक उस गांव में अंदर जो गली है, गली में नाली जहां टूटा है, क्या वहां पे विधायक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में विकास करने के लिए हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया और इसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए। ठीक है, इसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए और ये क्या था? एक प्रोग्राम था। ठीक ना, और कर्मचारी नियुक्त हुए। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनकी जिम्मेदारी थी गांव का
विकास करना, यानी कि गांव की जो समस्याएं हैं, गांवों की समस्याओं से अवगत कराना, समस्या से सरकार को अवगत कराना, अवगत कराना। बट बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो है कि उतना ऑनेस्टी से अपने वर्क को, आज ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है तो ठीक है, आज गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय जो है वो बढ़िया वर्क कर रहे हैं, मगर पीछे के डेट में समस्या तो थी, इस बात को हम लोग जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई कि गांव में आप सर्वे करिए, जाइए, देखिए, जो जो समस्याएं हैं उसको बताइए, और हम क्या करेंगे, उस समस्या को आप जब बताएंगे तो अगर वो समस्या पैसे से दूर हो सकता है तो पैसा पास होगा, और अगर कोई पॉलिसी बना के दूर हो सकता है तो पॉलिसी बनेगी, और अगर कोई विधि निर्माण करने से दूर हो सकता है तो विधि का निर्माण होगा। तो अब ये जिम्मेदारी दिया जवाहरलाल नेहरू ने, बट ये सरकारी कर्मचारी जो है अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाए नहीं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गांवों की जो समस्याएं थीं वो समस्या प्रॉपर बनी नहीं, ठीक। तो अब इसके लिए होगा क्या कि ये कार्यक्रम क्यों असफल हो गया, इसकी असफलता की जांच के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाएगा, और इनको कहा जाएगा कि आप बताइए कि ये कार्यक्रम जो कि मैंने गांव के विकास के लिए स्टार्ट किया, ये कार्यक्रम क्यों असफल हो गया। तो बलवंत राय मेहता समिति क्या करेगा, ये जांच करेगा, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ये स्कीम जो है ये सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया, इसमें जनता की भागीदारी नहीं हुई, इस वजह से ये कार्यक्रम फेल हो गया। तो नेहरू जी ने पूछा फिर इसका विकल्प क्या है, तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दीजिए। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में सत्ता जो है वो सीमित लोगों के पास न रह के वो समाज के निचले तबके तक, ठीक है, जो गरीब वर्ग है उन तक भी सत्ता, ठीक है, यानी कुर्सी या हम कह ले पॉलिटिकल पोस्ट, वो जनता तक पहुंचे, ठीक। इसी को कहते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। नेहरू जी ने पूछा कि अच्छा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने से फायदा क्या होगा। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में जनता को हम भागीदार बना रहे हैं, मतलब कि आप स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर मतलब कि गांव स्तर पर, ठीक है, आप एक काम करिए, चुनाव करवाइए, ठीक है, और चुनाव करा के वहां पे एक मुखिया डिसाइड कराइए, ठीक है, और जनता उसको 5 साल के लिए चुने, और जब चुनेगी तो काम वो कराएगा, गांव का विकास कराएगा, समस्याएं जो होंगी वो सरकार को बताएगा। क्यों, क्योंकि वो खुद उसी गांव का रहेगा, तो छोटी छोटी समस्याएं जो होंगी वो उसको पता होंगी, जो कि सांसद विधायक को नहीं पता रह पाता। तो वो क्या करेगा, उन समस्या से राज्य सरकार को अवगत कराएगा, और राज्य सरकार फिर क्या होगा, चाहे विधि बना के चाहे पैसे से, जैसे भी उस समस्या को दूर करना है दूर करेगा। तो अब इन्होंने यही सुझाव दिया कि आप स्थानीय स्तर पे करा दीजिए चुनाव, ठीक है, चुनाव। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन का प्रावधान शुरू होगा। तो ये जो बलवंत राय मेहता हैं, इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाता है, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। और इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम एक और नाम देते हैं स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और तीसरा नाम पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि बलवंत राय मेहता समिति ये अपना रिपोर्ट देगी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने के लिए, और ये कहेगा कि आप 3 स्तर पे करा दीजिए चुनाव, ठीक है, 3 स्तर पे कराइए चुनाव। अब ये 3 स्तर क्या होंगे, अब बच्चों इसको हम जरा देखते हैं। अब 3 स्तर होगा क्या,
पहले हम देखें, ग्राम स्तर पर होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया होगा ग्राम प्रधान, मुखिया कौन होगा, ग्राम प्रधान, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर होगा क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया होगा, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। और जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा जिला पंचायत, जिला पंचायत, और इसका मुखिया कौन होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। इन तीनों स्तरों पे होंगे चुनाव, और चुनाव के बाद ये पदाधिकारी जो है चुने जाएंगे, और इनका क्या होगा, अपने अपने स्तर पर, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कौन विकास कराएगा, ग्राम प्रधान, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर यानी जो ब्लॉक होता है, सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, ठीक है, तो जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक का डेवलपमेंट कौन कराएगा, ब्लॉक प्रमुख। और पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को, गांव का जो जिला है, उस जिला को विकसित कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो इस तरह का सुझाव दिया इन्होंने जब, तो कहा गया इसको कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तो इन्होंने त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेज में पंचायत को लागू करने का इन्होंने सुझाव दिया, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया, ठीक है, और इसके बाद से ये चल पड़ा। तो अब क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग होगी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू होगा, तो सर्वप्रथम बच्चों देखो लागू कहाँ होगा, ये राजस्थान में, राजस्थान में नागौर जिला, ठीक है, नागौर जिला जो है यहाँ पे लागू होगा। कब लागू होगा, ये महात्मा गांधी के जन्म के दिन ही लागू होगा, 2 अक्टूबर को। वर्ष क्या होगा, 1959, 1959। तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसको स्टार्ट किया जाएगा, और 1959 में ही फिर उसी वर्ष इसको आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश। और धीरे धीरे, धीरे धीरे इसको भारत के लगभग सभी राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। तो अब ये लागू हो गया, नेहरू जी ने लागू किया, अब ये चलता रहा है। अभी बच्चों देखो क्या है, ये स्कीम है, अभी ये क्या है, स्कीम है, अब ये चलता रहा, चलता रहा। और तब तक फिर होगा क्या, इंदिरा गांधी का शासन आएगा, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो आपातकाल का जो दौर रहा, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जिस तरह से डिक्टेटरशिप अपने आप को बना रखा था, उसकी वजह से बाद में जब इलेक्शन हुए ना, तो इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई, ठीक है, और एक नई पार्टी अस्तित्व में आई, ठीक है, गैर कांग्रेसी पार्टी जनता पार्टी। और जब जनता पार्टी अस्तित्व में आई, तो जनता पार्टी ने क्या किया, इस पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए, ठीक है, इस पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, ठीक। अब बच्चों देखना, एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का नाम बच्चों क्या रहा, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, जनता पार्टी सरकार ने किया, जनता पार्टी सरकार ने किया, ठीक है। और ये जनता पार्टी सरकार कब अस्तित्व में आई, 1978 में। तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, पूछा गया अशोक मेहता से कि पंचायती राज व्यवस्था चल तो रहा है, अच्छा, आपका क्या सुझाव है, कुछ इसमें और भी चेंजेस करने चाहिए, या फिर जैसे है वो ठीक है। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि ये जो 3 स्टेज दिख रहे हैं ना, ये 3 स्टेज मत रखिए, जो बीच वाला क्षेत्र पंचायत जो है, ब्लॉक प्रमुख का जो पद है, इसको आप यहाँ से हटाइए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने कहा कि इसको द्विस्तरीय रूप में लागू करिए, ठीक है,
द्विस्तरीय रूप में। तो द्विस्तरीय स्वरूप देने की बात किसने किया? अशोक मेहता ने, अशोक मेहता ने। ठीक है बच्चों, कभी इधर इधर होगा क्या, सरकार बदल जाएगी फिर दोबारा, और जब तक ये द्विस्तरीय रूप में लागू होता तब तक गवर्नमेंट फिर चेंज, फिर इंदिरा गांधी आ जाती हैं। तो अशोक मेहता का जो रिपोर्ट था कि इसको 2 स्टेज में लागू किया जाए, तो ये लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 3 स्टेज में ही चलता है। तो आज हम लोग के वहां 3 स्टेज में देखो अभी भी है। ठीक है, अभी भी है। तो अब ये हो गया, अब ये चल पड़ा। ठीक है, अब ये चल पड़ा। तो अब देखो इसमें आगे पॉइंट क्या हुआ कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम रहा। अभी भी बच्चों ध्यान रखो, ये है क्या, ये एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम को कोई भी नई सरकार, ठीक है, कोई भी नई सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है। हाँ, प्रोग्राम अगर बहुत शानदार है तो लोकतंत्र है ना, जनता का शासन, तो उसको तानाशाही रूप में खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, परंतु चाहे तो कर सकता है। अब क्यों नहीं कर पाएगा? वोट बैंक, कि भाई अगर अच्छा प्रोग्राम है खत्म करेंगे तो हमारा वोट बिखर जाएगा। जैसे मनरेगा, कोई गवर्नमेंट आ जाए मनरेगा खत्म कर दे, बहुत मुश्किल बात है, समझ लो बच्चों। तो वही बात यहाँ पे थी, तो इसको खत्म नहीं किया सकता। तो अब क्या होता है कि इसको एक कमेटी फिर गठित होगा, और वो कमेटी क्या होगा, अब उससे कुछ सुधार की बात की जाएगी। वो कमेटी देखो अब क्या सुझाव देगा। अब वो कमेटी सुझाव देता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था ये एक कार्यक्रम के रूप में है, कोई भी नई सरकार आके इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर सकता है। तो ये इतना अच्छा कार्यक्रम है, समाप्त न होने पाए, इसलिए इसको संविधान में जगह देना बहुत आवश्यक है। और जब संविधान में जगह दे दिया जाएगा, जब संविधान का पार्ट हो जाएगा, तो फिर इसको एक कार्यपालिकी आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता। तब क्या करना पड़ेगा? संविधान का संशोधन। ठीक है, अब वो कठिन प्रोसेस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए होगा क्या, अब इसको दी जाएगी जगह कहाँ? संविधान में। तो जब संविधान में जगह दिया जाएगा, तो बच्चों याद रखना, मैं कई बार एक बात बताया हूं कि संविधान में कोई भी नई चीज शामिल करना हो या किसी पुराने चीज को हटाना हो, उसके लिए हमें एक कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य क्या है? संविधान का संशोधन। और जब जब संविधान का संशोधन होगा तो कोई ना कोई उसका वर्ष होगा, कोई ना कोई उसका क्रम होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 20वां, ठीक है, 42वां, 44वां, वैसे कोई ना कोई क्रम होगा। तो अब क्या हुआ, इसको संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया? तो यहां बच्चों हम देखें कि एल एम सिंघवी, सिंघवी। तो सिंघवी समिति जो है, ये क्या करती है, ये संविधान में शामिल करने की बात करती है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, संविधान में शामिल करने की बात। तो सिंघवी समिति यहां लिख दें, संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया किसने? सिंघवी ने। तो होता क्या है, तो अब देखो बच्चों, संविधान का अब संशोधन होगा, कौन सा? 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो वर्ष 1992 में इसको क्या किया गया? संविधान में शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संविधान में शामिल कर लिया गया। अब जब संविधान में शामिल करोगे तो फिर कहीं ना कहीं उसको जगह देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कहाँ इसको जगह दिया गया? संविधान के भाग 9 में। ठीक है, और आर्टिकल क्या रहा बच्चों? किस अनुच्छेद में जगह दिया गया? तो अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद था 243। ठीक है, जैसे आप लोग को याद करना होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था। तो मौलिक कर्तव्य मैंने बताया कि संविधान में शामिल किया गया। तो क्या बताए थे? भाग 4 का, ठीक है, या हम कह ले 4A। ठीक, और आर्टिकल क्या था? 51, 51 का या 51A। ठीक है, और संशोधन क्या था? संशोधन आप लोग को बताए थे बच्चों, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, वर्ष 1976। इस तरह से संशोधन करके शामिल किया गया था ना। ठीक प्रोसेस देखो यहाँ भी है,
तो अनुच्छेद 243 में शामिल किया गया। प्लस एक काम और किया जाएगा, एक काम क्या होगा, एक नई अनुसूची बनेगी। वो अनुसूची कौन सी होगी, तो वो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची का निर्माण हुआ, ठीक है, और 11वीं अनुसूची का निर्माण करके इसको भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसको संविधान में, तो 73वां संविधान संशोधन, वर्ष क्या रहा, 1992, ठीक है। जब जोड़ा गया तो इसको किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में। अनुच्छेद क्या रहा, 243। नई अनुसूची बनी, अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची, ठीक है बच्चों। तो ये बात इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये इतनी बात हो, अब देखो पूछता है क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहाँ लागू नहीं है। तो इसका बहुत आसान सा एक लॉजिक है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू नहीं हो सकता है, वहां लागू नहीं होगा क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था गांवों के विकास के लिए है ना। तो जो राज्य पूर्णतः शहरी होगा वहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगा। तो पूर्णतः शहरी राज्य कौन सा है, या केंद्र शासित प्रदेश, हमारा आंसर क्या हो गया, दिल्ली, ठीक ना। तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था बच्चों क्या है, लागू नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ग्राम प्रधान वगैरह का कोई पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि पार्षद वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो वहां हम देखे, लिख दे इसको, अगर दिल्ली एक ऐसा राज्य ऑब्लिक लिख देते हैं केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है, लागू नहीं है। ये इतनी बात बच्चों यहाँ क्लियर होती है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं और अब देखें यहाँ पे कि यहाँ तक की बात हो गई। थोड़ा सा मैं आप लोग को रिपीट कर दूं चीज़ों को, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर कौन सा बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों ने क्या देखा कि गांव के विकास के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब ये लागू होगा, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। असफल हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों तक सीमित होने के कारण, ठीक है, असफल हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि ये असफल हो गया, असफल हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला, अपनी रिपोर्ट में बोला कि यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहा, जनता की भागीदारी इसमें नहीं हुई, इस वजह से यह कार्यक्रम असफल हो गया, इसमें जनता को शामिल करना चाहिए था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, स्थानीय स्तर पे, ठीक है, क्या होगा, इलेक्शन, ठीक, इलेक्शन। तो अब गांव में जैसे आप सुनते हैं ग्राम प्रधान वगैरह, बीडीसी वगैरह, ब्लॉक प्रमुख वगैरह, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो ये सारे अब चुनाव होंगे। तो जब चुनाव होगा तो उससे गांव का विकास शुरू होगा। तो फिर इस पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लागू करेंगे। तो कहाँ लागू करेंगे, ध्यान रखना बच्चों, सर्वप्रथम राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, नागौर जिला, ठीक। कब लागू होगा, 2 अक्टूबर 1959 लागू हो गया। फिर उसी साल आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ये कितने स्टेज में लागू होगा, 3 स्टेज में। यानी बलवंत राय मेहता ने इसको कितने स्टेज में लागू करने की बात किया, 3 स्टेज में, ठीक है। तो 3 स्टेज में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये लागू हो जाएगा, लागू होने के बाद ये चलता रहेगा। फिर सरकार चेंज होगी कांग्रेस की, और उसके बाद से इंदिरा गांधी हटेंगी, नई पार्टी आएगी जिसका नाम क्या होगा, जनता पार्टी। जनता पार्टी जो है ये क्या करेगा, फिर एक कमेटी का गठन करेगा जिसका नाम क्या होगा, अशोक मेहता समिति।
अशोक मेहता समिति का गठन होगा तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय रूप में लागू करने के लिए। तो जब द्विस्तरीय रूप में लागू करने की बात ये करेगा, तो द्विस्तरीय रूप में जब लागू करने की बात करता है, तो अब लागू होता ये, उससे पहले फिर सरकार चेंज, 2 ही साल में सरकार गिर जाती है जनता पार्टी की, ठीक है, और फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो द्विस्तरीय रूप में लागू हो नहीं पाता। बट यहाँ क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि किसने जो है इसको 2 स्टेज में लागू करने की बात किया था, तो अशोक मेहता समिति ने, ठीक। अब चलता रहेगा ये, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि अब इसमें कुछ और भी सुधार किए जा सकते हैं। तो सुझाव के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाएगा, LM सिंघवी, यानी कि पूरा नाम क्या, लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया जाएगा। और ये क्या सुझाव देंगे, ये स्टेज को कम या ज्यादा करने की बात नहीं करेंगे, चरण को कम या ज्यादा करने की बात नहीं, ये सुझाव देंगे ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, इसलिए ये खत्म ना होने पाए, इसको आप दे दीजिए संविधान में जगह। तो अब संविधान में जगह देने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। तो अब संविधान का क्यावां संशोधन होगा, तो मैंने लिखवाया अभी आपको 73वां संविधान संशोधन, वर्ष क्या होगा 1992, ठीक। तो 1992 में संशोधन हुआ और संशोधन करके इसको संविधान में जगह दी गई। तो जगह दी गई, कहाँ दी गई, संविधान के भाग 9, ठीक, अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11, ठीक है बच्चों, अनुसूची 11 में जगह दे दिया गया और उसके बाद से ये अभी भी लागू है, ठीक। फिर मैंने आप लोग को क्या बताया कि कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, आसान सी बात बताया, जहाँ पे जो क्षेत्र पूर्णतः शहरी हो, तो दिल्ली क्या है, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो बात मैंने पीछे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के बाद अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, ठीक। तो अब सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, तो अब बस 2 पॉइंट लिखना है बच्चों यहाँ हम लोग को सदस्यों की योग्यता में। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा पॉइंट हो जाता है बच्चों वह, अब इसी को ध्यान रखना, ये एज पूछता है बच्चों खूब, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। तो 2 ही योग्यताएं बच्चों यहाँ पे संविधान में वर्णित है, ठीक है, 2 ही योग्यताएं वर्णित है, भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। एज वाला पॉइंट बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना। मैं यहाँ पे एज वाली बात को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। प्रेसिडेंट, पी मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जी मतलब गवर्नर, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम देखें, एल और एस लोकसभा, आर एस राज्यसभा, वी एस विधानसभा, वीपी विधान परिषद, और यहाँ पे इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है। अब देखो इसमें ये एज जो है बस इतने से बच्चों पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रपति का एज कम से कम कितना, 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति इसका भी कितना, 35 वर्ष, राज्यपाल इसका कितना, 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी, 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे सबका गलत होता है, ठीक है, सबका गलत होता है। और ये भी ध्यान रखो मतदान की आयु, ठीक ना, यानी हम लोग अगर वोट देने जाएं तो हम लोग की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वोट देने जाएंगे तो हम लोग की आयु कितनी होगी, हम लोग की आयु 18 वर्ष, 18 वर्ष। ये मैंने यहाँ इतनी आसान बात क्यों बताया बच्चों, आसान बात इसलिए बताया
कि मतदान वाले मैटर में बच्चे फंस जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा में भारत की जनता मतदान करने जा रही है तो निम्नलिखित में उसकी आयु कम से कम कितनी होगी। बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एज क्या है वो पूछ रहा है। लोकसभा वाला देखो क्या बता रखा है मैंने, 25, ऑप्शन में 25 देगा, ठीक, 18 भी रहेगा तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात मेंशन की, ठीक। आयु पूरी कर चुका है, ये इतना बात योग्यता में, केवल 2 पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं, ठीक। अच्छा, अब बच्चों देखें कि यहाँ पे क्या आरक्षण भी प्राप्त है, बिल्कुल, ठीक है। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में पंचायतों में आरक्षण। अब पंचायतों में आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में आरक्षण, तो पंचायतों में आरक्षण बच्चों किसको किसको मिलता है, आपको केवल ये जानना है। तो पंचायतों में आरक्षण आप खुद जान रहे होंगे, 3 वर्ग को है, 3 वर्ग को, ठीक है। ध्यान से थोड़ा इस बात को सुनना बच्चों, ठीक है। यहां लिखते हैं पंचायतों में, पंचायतों में SC ST महिला को को आरक्षण आरक्षण प्राप्त है, परंतु, अब ये परंतु आया क्यों, अब इसको भी सुन लो बच्चों। परंतु क्या है, शायद आप लोग को बच्चों ना पता हो, पहले तो ये जानो कि आरक्षण यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे आप देखो बच्चों, गांव में आप लोगों ने देखा होगा गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार की सीट जो है वो SC हो गई है, ठीक ना, इस बार की सीट जो है वो SC हो गई है, ऐसे आप अक्सर सुने होंगे, सुने होंगे। इस बार की सीट जो है महिला हो गई है, ठीक ना, महिला हो गई। तो ये क्या है, ये चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में ये आरक्षण मिलता है, ठीक ना, आरक्षण मिलता है इन वर्गों को। तो किसको किसको मिलता है, SC ST और महिला। परंतु हमारे संविधान में एक प्रावधान और है, ठीक है, हमारे संविधान में एक प्रावधान और है, और वो प्रावधान क्या है, प्रावधान ये है कि पंचायतों में जो आरक्षण है वो OBC को भी मिल सकता है, मगर कैसे, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, राज्य सरकार के विवेक पे है। अगर वो चाहे तो OBC को, पिछड़े वर्ग को पंचायतों में आरक्षण दे सकता है, और ना चाहे न दे तो कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं की जा सकती। तो क्या पंचायतों में OBC को कभी आरक्षण मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। तो OBC को आरक्षण अगर मिला है तो किसने दिया, कि कौन से राज्य ने, तो बच्चों ये जान के आपको खुशी होगी कि आरक्षण मिला किसको है, OBC को, ठीक। OBC को कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग को लग रहा होगा कि भाई सर कह रहे हैं कि खुशी होगी, तो मतलब आरक्षण के कुछ विरोध में भी होते हैं, कुछ समर्थन में भी होते हैं, वो बच्चों अलग मैटर है, ठीक है। तो OBC को सबसे पहले पंचायतों में आरक्षण किसने दिया, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में किसने दिया, समाजवादी की पार्टी की सरकार ने दिया, यानी मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने OBC को आरक्षण प्रदान किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ये बात कंप्लीट करते हैं, आरक्षण प्राप्त है, परंतु राज्य सरकार के विवेक पर, विवेक पर यह निर्भर करता है कि वह OBC को पंचायतों में आरक्षण दे या ना दे, ठीक। अब यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नोट, नोट क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला
राज्य है जिसने ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया। आरक्षण प्रदान किया। ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, तो आरक्षण मिल गया। ठीक है, अब बात करें बच्चों यहाँ पे इसका कार्यकाल। ठीक है, टेन्योर क्या होता है? कार्यकाल। तो यहां ध्यान रखना बच्चों, मैंने कई बार बोला है इस बात को कि जब कभी कार्यकाल हम लोग देखें तो कार्यकाल बच्चों दो तरह से देखते हैं। ठीक है, एक तो जो हाउस है, ठीक है, उसका कार्यकाल, और जो सदस्य है उसका कार्यकाल। मगर यहाँ पे पंचायत के लिए कोई हाउस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सदस्य ही है। तो यहाँ हम हेडिंग क्या डालेंगे? सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल। तो अब कार्यकाल को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो बच्चों 5 वर्ष कार्यकाल सब लोग जानते हो, बट मैंने बोला हुआ है कि आप सीधे सीधे 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष ऐसे कार्यकाल मत बोला करो। ठीक है, मैं कई बार ये बात बोला, फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने हर जगह, जब भी मैंने कार्यकाल आपको बताया वहां ये बात रिपीट कर दिया है। तो अब सदस्यों के कार्यकाल में हम कैसे बताएंगे कार्यकाल? ठीक है, क्या होगा कार्यकाल? तो अब यहाँ बच्चों ध्यान हमको क्या रखना है कि शपथ ग्रहण की तिथि से या पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, यही बात हम लोग को यहाँ पे लिखना है। चलिए तो लिख देते हैं इसको। पंचायतों का नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, पंचायतों में लिखते हैं। पंचायतों में सदस्यों का कार्यकाल उनके शपथ ग्रहण या शपथ ग्रहण को ही बच्चों कहते हैं पद ग्रहण। शपथ ग्रहण या पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। तो ये इतनी बात बच्चों हो गई। ठीक, अब कुछ और बातों को जानेंगे। ठीक है बच्चों, और बातों को क्या जानेंगे? अब एक बात ध्यान रखना बच्चों कि हमारे वहां निर्वाचन आयोग दो टाइप के होते हैं। एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखो, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ठीक ना, यानी कि शहरों में सभासद पार्षद जो होते हैं, मेयर वगैरह, इनका, और ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ये जो है यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों का चुनाव जो है वो कौन करवाता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बाद जो जो चुनाव आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है वो टोटल चुनाव का संचालन कौन करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे बात हम लोग को मेंशन करनी होगी क्या कि पंचायतों के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात बच्चों कंप्लीट। अब आगे देखें। अब बच्चों सुनना, ठीक है, अब सुनना क्या बताने और ये लास्ट बात है, आपकी क्लास अब खत्म होने वाली है। ठीक है, अब देखो जैसे जो पंचायत है, इस पंचायत में आप देखते हो कि ग्राम प्रधान वगैरह जो है वो काम करवाते रहते हैं। तो काम वो किस किस सेक्टर में कराते हैं, तो आप देखोगे कि गांव में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। सड़क का, छोटी छोटी जो पुलियाँ होती हैं, स्ट्रीट लाइट होता है, ठीक है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन होता है, कुक्कुट पालन, ठीक है, गांव में लाइब्रेरी। तो ऐसे करके ये बच्चों सेक्टर है, डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा, पूछता है कि पंचायतों को कुल कितने सब्जेक्ट यानी कुल कितने विषय, कितने क्षेत्र में काम करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप देखो कितना है, 29, 29 विषय। ठीक है, ये विषय मतलब क्या, खड़ंजा बिछवाना, रोड बनवाना, नाली बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ठीक है, लाइब्रेरी स्थापित कराना, मछली पालन कराना, कुक्कुट पालन कराना। कुक्कुट मतलब मुर्गा होता है, ठीक ना, मुर्गा पालन। ठीक, तो ऐसे ऐसे लगाए जो है विषय है, क्षेत्र है, वो टोटल कितने हैं, 29 है। ठीक है, तो ये संख्या पूछता है, 29 है, 40 है, 25 है, 10 है, क्या है। ठीक, तो इस बात को मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। पंचायतों को, पंचायतों को कुल 29 विषयों पर, विषयों पर कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये संख्या बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 29। तो यहाँ जाके हम लोग का क्लास बच्चों अब पूरी तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था देख लिया, और आप जो है वीडियो को देखेंगे, कोई बात नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हर दिन के अपने क्लास में ये बोल देता हूँ आप लोगों से। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं।